नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसके लिए हमने पहले से ही इनके सॉल्यूशन कर रखे हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों देखते हैं, 140 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग जाएगा 70 आएगा, 70 में 2 का भाग जाएगा 35 आएगा, 35 में जाएगा 5 का भाग 7 आएगा, और 7 में जाएगा 7 का भाग तो 1 आएगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। तो दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। चलिए देखते हैं अगला अभाज्य गुणनखंड। अगला करना है हमें 156 के लिए। तो 156 में दोस्तों 2 का भाग जाएगा 78 आएगा, 78 में 2 का भाग जाएगा 39 आएगा, 39 में दोस्तों 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 3 की भाजकता होती है 9 प्लस 3 12, 12 3 से भाज्य है तो 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो 13 आएगा, 13 में किसी और का भाग नहीं जा सकता, सिर्फ 13 का जाएगा तो 1 का जाएगा। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है हमारे सामने 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों 3825 में 2 का भाग तो नहीं जा सकता, क्योंकि 2 की भाजकता को यह सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसमें भाग जाएगा दोस्तों 3 के लिए चेक करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो 18 दोस्तों 3 से भाज्य है तो 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे दोस्तों तो 1275। 1275 में दोस्तों 3 का भाग फिर से जाएगा तो 425 आएगा। दोस्तों 425 में अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 425 का पीछे इकाई का अंक 5 है, इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देंगे दोस्तों तो 85 बचेगा। तो 85 में वापस 5 का भाग जाएगा और 17 आएगा। 17 में 17 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, तो 17 का भाग जाएगा, 1 बचेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 2, क्योंकि 3 दो बार है, इंटू 5 पावर 2 इंटू 17 इंटू 1 बराबर 3825। इसके बाद दोस्तों 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों 5005 में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5 और 5 10 हो रहे हैं, तो 10 में 3 का भाग तो नहीं जाता, 2 का नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देंगे 1001। इसके बाद 1001 में किसका भाग जाएगा दोस्तों? तो 5 का भाग तो दोस्तों जा नहीं रहा, तो 5 से बड़ी संख्या 6 का भी नहीं जाएगा दोस्तों, तो 7 का भाग जाएगा। और 7 की भाजकता दोस्तों हम आपको बता दें, 7 की भाजकता होती है कि इकाई के अंक का दुगना करके शेष बची संख्या में से घटाएं और वह संख्या 7 से भाज्य होती है, तो दोस्तों 7 का भाग उसमें चला जाता है। तो चलिए भाजकता भी चेक कर लेते हैं। तो इस इकाई अंक का दुगना हो गया 2, 100 में से 2 घटाएंगे तो 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आए, और 98 में 7 का भाग दिया तो 13 बार भाग जाएगा। तो 98 में 7 का भाग जा रहा, तो इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग देते हैं दोस्तों, तो 7 का भाग जाएगा 143 बार, 143 बचेगा। फिर यहाँ पर 143 में दोस्तों 7 के बाद 8 9 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे और भाग देते जाएंगे तो 11 का भाग जाएगा। 11 का भाग देंगे तो 13 बार दोस्तों भाग जाएगा, और 13 में 13 का भाग जाएगा और 1 बचेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद दोस्तों अगला एग्जाम्पल है हमारा 7429, 7429 में दोस्तों सबसे पहले किसका भाग जा सकता है? तो हम चेक करते आएंगे, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का 7 का किसी का नहीं जाएगा। ऐसे हम चेक करते करते आएंगे तो दोस्तों सबसे पहले 17 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, ये चेक करना आपको आना चाहिए। इतनी तो आशा मैं आपसे करता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं।
तो 7429 में 17 का भाग जाएगा, तो भाग देंगे 437 बार भाग जाएगा। अब दोस्तों 17 के बाद बड़ी संख्या 18, 18 का भाग 437 में नहीं जाएगा, तो हम भाग देंगे 19 का, तो 19 का भाग जाएगा 437 में, 23 बचेगा। तो दोस्तों 23 में किसी और संख्या का भाग तो जा नहीं सकता, तो 23 में भाग जाएगा 23 का। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच करें कि क्या यह रिलेशन ट्रू है या नहीं। रिलेशन क्या है दोस्तों, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए दोस्तों टाइम बचाने के लिए यह भी हमने पहले सॉल्व कर रखा है। तो चलिए 26 और 91 के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 26 के गुणनखंड किए और 91 के गुणनखंड किए। तो दोस्तों 26 के गुणनखंड होंगे, 2 का भाग जाएगा 13 और 13 में 13 का जाएगा 1, तो 2 इंटू 13 इंटू 1। और 91 के किए तो 7 का जाएगा 13 7 91 और 13 में 13 का जाएगा 1, तो ये दोनों के गुणनखंड हो गए। अब एलसीएम निकालने के लिए सारे गुणनखंडों की हाईएस्ट पावर का गुणनफल, तो सारों की हाईएस्ट पावर एक ही है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 1 किया, तो हमने 182 एलसीएम मिला। और एचसीएफ निकालेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की लोएस्ट पावर तो 13 और 1, 13 इंटू 1, तो 13 हमें एचसीएफ मिला। तो अब हम रिलेशन की जांच करेंगे। तो हमारा रिलेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। तो एलसीएम है 182, एचसीएफ है 13, इनका गुणा करेंगे हमें मिलेगा 2366, और हम अपनी संख्याओं का गुणा करेंगे 26 इंटू 91 तो भी मिलेगा 2366। तो आपको ये रिलेशन है तो ट्रू मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें ये सवाल करने हैं। अगला सवाल भी देखते हैं दोस्तों, 510 और 92 के लिए हमें ये करना है। तो 510 के गुणनखंड किए हमने। दोस्तों गुणनखंड आप कर सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो 510 के गुणनखंड करने पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, ये 510 के गुणनखंड मिले। 92 के गुणनखंड किए तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1 गुणनखंड 92 के मिले। अब एलसीएम निकालेंगे तो सारे गुणनखंडों को लिख लिया, और 2 की हाईएस्ट पावर थी इसमें 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 लिखा, बाकी सब गुणनखंडों की पावर है 1। तो हमने एलसीएम इनको गुणा करके कैलकुलेट किया, जो कि मिला 23,460। और एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, तो एचसीएफ मिलेगा हमें 2 इंटू 1, क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ केवल 2 है और उसकी लोएस्ट पावर क्या है 2 पावर 1, और 1 की लोएस्ट पावर 1, तो 2 इंटू 1 हमें एचसीएफ मिला 2। तो अब हम रिलेशन की जांच के लिए दोस्तों एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं। तो 23,460 एलसीएम और 2 एचसीएफ इनका गुणा किया तो 46,920 मिला, और 510 और 92 का गुणा करेंगे तो भी हमें 46,920 मिलेंगे। तो यहाँ भी यह रिलेशन ट्रू होता है। ठीक है, अगला सवाल हम करेंगे 336 और 54 के लिए इसकी जांच करेंगे और इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इसके गुणनखंड दोस्तों ये किए हुए हैं, आप देख सकते हैं गुणनखंड किए हमने। इसके गुणनखंड आए 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसके गुणनखंड आए 54 के 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 3। तो एचसीएफ निकाला दोस्तों, तो उभयनिष्ठ क्या है इनमें 3 इसमें उभयनिष्ठ है, और 2 भी उभयनिष्ठ है। तो 2 की लोएस्ट पावर है 1 और 3 की लोएस्ट पावर है 1, तो 2 इंटू 3 6 हमारा एचसीएफ आया। एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 क्यों लिखा, क्योंकि इनमें 2 3 और 7 का यूज हुआ है। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, और फिर इसकी 2 की हाईएस्ट पावर 4, 1 2 3 4, और 3 की हाईएस्ट पावर 3 इसमें आ रही है दोस्तों, और 7 की पावर हाईएस्ट 1 है। तो इसको कैलकुलेट करने पर 3024 हमें एलसीएम मिला। अब इसके लिए भी हम जांच करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 6 इंटू 3024 18,144 मिला, और 336 इंटू 54 किया तो भी 18,144 मिला। तो इसके लिए भी ये रिलेशन ट्रू है। तो दोस्तों ये सवाल हमें इस प्रकार करना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न 3। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि हमें निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो दोस्तों
हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पिछले प्रश्नों के लिए किया था। तो हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 12 के गुणनखंड करेंगे, 15 के करेंगे और 21 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड ये आए दोस्तों, और 15 के ये आए और 21 के ये आए दोस्तों। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, सारे गुणनखंडों को लिखेंगे जो जो भी आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो इनको लिखा, और 2 की हाईएस्ट पावर है 2, बाकी सबकी हाईएस्ट पावर है 1। तो दोस्तों 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 ये करेंगे। कैलकुलेट करने पर एलसीएम मिलेगा 420। दोस्तों ये हम पहले से इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो छोटा हो जाए, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो इनमें उभयनिष्ठ, तीनों में उभयनिष्ठ देखना है। तो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है दोस्तों? 3। 3 तीनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। तो एचसीएफ होगा 3, और 3 की सबसे कम पावर क्या है दोस्तों? तीनों में एक ही है, तो 3 पावर 1, और एक उभयनिष्ठ आ रहा है तो 1। तो एचसीएफ होगा 3। तो चलिए दोस्तों ये तो खत्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 17, 23 और 29 दोस्तों आप इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनमें केवल खुद का भाग जाता है। यह खुद भी अभाज्य संख्याएं हैं और इनमें खुद का भाग जाएगा, तो इनके गुणनखंड आएंगे 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। तो दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1 भी कर देंगे, कोई बात नहीं। 17 इंटू 23 इंटू 29 इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि सारे गुणजों की गुणनखंडों की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो एलसीएम आएगा 11,339। और एचसीएफ निकालने जाएंगे दोस्तों, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं, मात्र एक कॉमन है। तो 1 की पावर 1 एचसीएफ आएगा जो कि 1 आएगा। तो इसका एलसीएम हो गया ये 11,339 और एचसीएफ हो गया 1। चलिए अगला देखते हैं। अगले में हमें 8, 9 और 25 के लिए निकालना है। तो 8 के गुणनखंड किए 2 पावर 3 इंटू 1, और 9 के गुणनखंड किए तो 3 पावर 2 इंटू 1, और 25 के गुणनखंड किए तो 5 पावर 2 इंटू 1। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो 2, 3, 5, 1, और 2 की हाईएस्ट पावर है इसमें जो है 2 पावर 3, 3 पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर है इसमें 2, इसलिए 3 पावर 2, और 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 5 पावर 2, और 1 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1। तो ये आएगा हमारा 1800 एलसीएम आएगा। और एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, तो इनमें 2, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो एक हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल है दोस्तों हमारे सामने, कि चौथे सवाल में पूछा है कि हमें एक संख्या, दो संख्याएं हैं 306, प्रश्न 4, 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। और दोस्तों हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों जरा देखते हैं हमने पहले क्या देखा था। तो दोस्तों इसे हम इस प्रकार से करेंगे कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन था वो क्या था? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार करेंगे। एचसीएफ है 6, सॉरी दोस्तों एचसीएफ है हमारा 9 इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है बराबर 306 इंटू 657। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका पक्षांतरण, इसको भाग देने, इससे भाग देने पर एलसीएम हमें मिल जाएगा दोस्तों। तो हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसको गुणा करने पर आएगा 2,01,042, और इसमें 9 का भाग देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा एलसीएम आएगा 22,338। तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे एलसीएम निकाला। हमने रिलेशन का यूज़ किया, और रिलेशन का यूज़ किया तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है और दोनों संख्याएं दी हुई है, तो हम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। इनका गुणा किया और 9 को इधर लाके भाग दिया तो हमें एलसीएम मिल गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है
कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों हम इसकी जांच इस प्रकार करेंगे कि मान लीजिए 6 पावर n है हमारा, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 3 6 हो गया, इसकी पावर n हो गया। और दोस्तों कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अंत में 0 आता है। ठीक है दोस्तों, तो 0 अंत में आने के लिए दोस्तों हमेशा ये बात याद रखिएगा कि 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या हुआ दोस्तों, 10 होता है। और 10 की पावर कितनी भी ले, 10 इंटू 10 लेंगे तो भी एंड में 0 आएगा, 10 इंटू 10 लेंगे तो भी एंड में 0 आएगा। तो दोस्तों हमें बस इतना लिखना है कि 6 पावर n 2 इंटू 3 पावर n लिख सकते हैं हम, जो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए प्रतिबंध है कि 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में वह संख्या लिखी जा सके। क्योंकि दोस्तों आपने 10 की भाजकता तो पढ़ी ही होगी कि 10 की भाजकता होती है कि एंड में 0 से समाप्त हो, तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5। तो हमें इस संख्या को 0 पर एंड करने के लिए यहाँ पर ये होना आवश्यक है कि 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। तो बस ये एक रीजनिंग वाला सवाल था, तो आपको उसके लिए ये कारण देना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि यह संख्या और ये जो संख्या दी हुई है ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें दर्शाना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें इनको सबसे पहले गुणनखंडों के रूप में लिखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणनखंड किसी संख्या के अगर हो रहे हैं तो वह भाज्य संख्या होगी, क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा ही ये कहती है कि उसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जा सके, और यदि उसके गुणनखंड हो रहे हैं दोस्तों तो वह डेफिनेटली भाज्य संख्या होगी। तो इसे सबसे पहले हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो पहली जो संख्या दी हुई है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो हम इसमें से सबसे पहले 13 को कॉमन लेते हैं, और इसमें से 13 को कॉमन लिया तो बचा 7 इंटू 11, और इसमें 13 को कॉमन लिया तो 1 बचा। तो दोस्तों अब 11 7 77 प्लस 1 78 और 13, तो ये संख्या जो है हमारी 13 इंटू 78 के रूप में आई। तो दोस्तों ये जो संख्या मान लो 13 इंटू 78 जो भी आएगा, मान लो क्यू आ रहा है, तो ये क्यू जो संख्या हुई ये संख्या भाज्य संख्या होगी, क्योंकि क्यू में स्वयं का भाग तो जाता है लेकिन 13 का भाग भी जाएगा और 78 का भाग भी जाएगा। अगर 13 का भाग देंगे इधर लाएंगे क्यू बाय 13, तो इधर क्या बचेगा 78, तो 13 का भाग 78 बार जाएगा और 78 का भाग देंगे वह 13 बार जाएगा। तो क्यू में स्वयं के अलावा 13 का भी भाग जाता है, 78 का भी भाग जाता है, तो क्यू एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसको भी सोल्व करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसमें से हम दोस्तों 5 कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। तो 7 6 5 4 3 2 1, इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस 5 में से कॉमन लिया 5 तो बचा 1। तो दोस्तों इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1008, और 1 को जोड़ा प्लस 1 और 5, तो ये आएगा 5 इंटू 1009। तो मान लीजिए ये कोई भी संख्या आ रही है p, तो p भाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से कि p में अगर हमने इसका भाग दिया तो 5 बार जाएगा, 5 का भाग दिया तो इतनी बार भाग जाएगा। तो p में स्वयं के अलावा इसका भी भाग जाता है, इसका भी भाग जाता है। तो दोस्तों p एक भाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 7। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो दोस्तों
हमें ये पूछा गया है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए दोनों ने यहाँ से दौड़ना चालू किया, एक ही और एक साथ दौड़ना चालू किया, तो कितने समय बाद वे वापस इसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी स्थान पर मिलने के लिए हम इस प्रश्न में क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब 18 को किसी 18 के गुणज निकालते जाए कि 18 इंटू 1, 18 इंटू 2 जो गुणज आएंगे, और 12 के गुणज निकाले 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, तो वह जो पहला गुणज जो लोएस्ट स्थान पे आएगा वह पहला गुणज जो दोनों में कॉमन होगा, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यह कहलाता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें इसमें कि 18 और 12 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो वही समय होगा जिस पे ये दोनों वापस इस स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि हम एलसीएम क्यों निकालेंगे, कि 18 का कोई गुणज होगा और 12 का कोई गुणज होगा। गुणज मतलब 18 को 1 से गुणा किया, 2 से किया, 3 से किया, और वह गुणज जो 12 के पहाड़े में, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 18 के पहाड़े में वह पहली संख्या जो 12 के पहाड़े में भी आती है, तो कॉमन आनी चाहिए, इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। तो एलसीएम आएगा कि 18 के गुणनखंड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है दोस्तों। 12 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 6। ठीक है दोस्तों। तो 12 के गुणनखंड किए 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 1, और 18 के गुणनखंड किए 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 1। तो दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखते हैं सबसे पहले। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों? 2। 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 1 की हाईएस्ट पावर है 1। तो एलसीएम आएगा हमारा 4 इंटू 9 इंटू 1, तो एलसीएम आएगा 36। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद जो सोनिया और रवि हैं यह एक ही स्थान पर वापस जहां से शुरू हुए थे वहां पर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरी, और उसके बाद प्रश्नावली 1.3 को भी करेंगे। धन्यवाद।